तो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रीड कर रहे थे। उसमें गुड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अभी हम लोग स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट को रीड कर रहे हैं। अच्छा, एक इशू किसी को आया था कि सर नोट्स से रिलेटेड, तो बेटा भी लिमिटेड सोर्सेज है जिनसे आप लोगों को सारा कुछ पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं डेली आप लोगों को ये जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ अलग से सेंड हो रही है। यही सारी चीजें आपको पीडीएफ मिल रही है। अगर कोई कोई लाइन कोई टॉपिक में नहीं दिख रहा हो, क्योंकि नेट जब बफर करता है तो देर में भी कि वो ब्लर हो जाता है, तो देर में भी नेट की इशू की वजह से ब्लर हो जाए, तो आपको इसीलिए पीडीएफ सेंड हो रही है। आप पहले पीडीएफ से नोट्स बना लें, उसके बाद क्लासेस को देख लें। तो 1-1.5 पेज का टॉपिक है, थोड़ा सा हम लोग भी खुद के लिए एफर्ट लगा सकते हैं। हाँ, तो आप लोग एक बार नोट्स, इसीलिए पीडीएफ सेंड होती है और मैं लाइन टू लाइन टिक करके भी देता हूँ यहाँ से यहाँ तक कि आपको पहले नोटबुक बनानी है तो बना लें, उसके बाद वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे लिए स्टॉक एंड फ्लो। बेटा इकोनॉमिक्स में जब भी कोई स्टडी होती ना, तो दो डायमेंशन पर हम लोग स्टडी करते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है हमारे लिए फ्लो। स्टॉक इन द सेंस, जब भी आप कोई स्टडी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक बेटा जब भी आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टडी करते हैं तो उससे हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और फ्लो बेटा जब हम लोग पीरियड ऑफ टाइम पर स्टडी करते हैं तो उससे हम लोग फ्लो कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आज अभी इस वक्त कोई चीज कितना है, उसे कहा जाता है स्टॉक। और फ्लो इन द सेंस बेटा हमारे लिए पीरियड ऑफ टाइम में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना चेंज हुआ है, उस फ्लो को, उस चेंजेस को बेटा हम लोग यहाँ पर फ्लो पर स्टडी करते हैं। लाइक ना, जैसे आप लोग ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट बनाते हो, आपने ध्यान दिया होगा कभी ट्रेडिंग एंड पी&एल के नीचे आप लोग लिखते हो फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग हम लोग लिखते हैं। बैलेंस शीट पर हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। ये जब हम बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं ना 31 मार्च, ये तो है स्टॉक कॉन्सेप्ट। एज ऑन का मतलब 31 मार्च 2019 तक, अब तक कंपनी बनने से लेकर 31 मार्च 2019 तक कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, सब शो होती है। बिल्डिंग हमने कोई इस साल नहीं खरीदी है, बरसों पहले कभी खरीदी होगी, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते लगाते मगर हम लोग आज तक शो करते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाते हो ना, तो फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हो, ये है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम हम लोग फॉर द ईयर एंडिंग ऐसे लिखते हैं ना 31 मार्च 2019। तो एक पीरियड है बेटा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, एक पूरे साल में कितनी चीजें हैं सिर्फ वही दिखाई जाती है। इस ट्रेडिंग एंड पी&एल में हम सिर्फ पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए चीजें दिखाते हैं। लेकिन ये है पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के एलिमेंट्स को ही दिखाया जाता है। और इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग पी&एल में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड का एडजस्टमेंट करते हैं और सिर्फ पर्टिकुलर ईयर के एलिमेंट्स को शो करते हैं। लेकिन जब तुम बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तो एज ऑन लिख रहे हो। एज ऑन का मतलब अब तक कितनी चीजें हैं, उन सबकी चीजों को हम लोग एक्यूमुलेट करते हुए यहाँ पर दिखाते हैं। लाइक जैसे अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ना, आज अभी इस वक्त तक बैंक में टोटल कितना मनी डिपॉजिट है, तो ये स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, आज बोले तो अगर हमारे लिए डेट वाइज अगर हम लोग यहाँ कहें कि मान लीजिए 11 मई 2019 को, अब 20 को अब तक कितना पैसा बैंकों में डिपॉजिट है, तो ये होगा हमारे लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट। पर मैं ये कहूं कि 1 अप्रैल 20 से लेकर 11 मई 2020 तक लोगों ने टोटल कितना पैसा बैंकों में डिपॉजिट करवाया था, ये स्टॉक नहीं है, पॉइंट नहीं स्टडी कर रहे हैं, पीरियड की स्टडी कर रहे हैं। इस पूरे 2 महीने में या 1.5 महीने में कितना पैसा बैंकों में जमा हुआ है, ये हमारे लिए पीरियड ऑफ टाइम स्टडी होती है। तो दो तरह की स्टडी होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई चीज कितनी है उसे स्टॉक कहते हैं, और हमारा एक पिछले से लेकर अगले पीरियड के बीच में कितना क्या चेंज हम लोगों ने लाया है, वो हमारे लिए यहाँ पर फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। लाइक मैं अभी आपसे कहूँ कि वाटर टैंक में आपके कितना पानी भरा हुआ है, तो ये तो है स्टॉक। और हमने आज पूरे दिन में कितना पानी बेटा ना यूज किया था उस वाटर टैंक से, तो वो स्टॉक नहीं हुआ ना, वो हमारे लिए फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। तो स्टॉक एंड फ्लो के कॉन्सेप्ट पर हम लोग सबसे पहले स्टॉक अगर कहें तो स्टॉक इज ए
क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, फ्लो हमारे लिए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो दो बातें होती हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ नोट्स में कुछ ब्लर आ जाए तो आपको ये पीडीएफ नोट्स की हमेशा सेंड हो रही है, उसके मेन पर्पज यही है आप नोट्स बनाएं, उनमें से देखें, वहाँ पूरा भी दिखेगा। तो नेट का इशू कई बार हो सकता है, तो थोड़ा आप अपने लिए भी एफर्ट कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ फ्लो बेटा हमारे लिए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होगा। दो पॉइंट है, एक है हमारे लिए पॉइंट ऑफ टाइम और एक है हमारे लिए पीरियड ऑफ टाइम। द स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उससे बोलते हैं स्टॉक। और अगर हम लोग बेटा क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं तो उससे हम लोग फ्लो कहते हैं। अब स्टॉक एंड फ्लो के कुछ एग्जांपल ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखवाया है कि कंट्री की पॉपुलेशन आज अभी इस वक्त कितनी है, तो सर ये स्टॉक हुआ ना। और मैं कहूँ कि इस पूरे साल में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं, तो ये हमारे लिए फ्लो हो जाएगा एडिशन नेट। मैं कहूँ कि अपने गोडाउन में अभी कितना राइस रखा हुआ है, तो ये स्टॉक है। और हमने कितना राइस सेल कर दिया, तो ये हमारे लिए फ्लो कंसेप्ट हो गया। देखो भीलवाड़ा एंड जयपुर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये स्टॉक होगा। और मैं किस स्पीड से कार चलाकर इसको कवर कर रहा हूँ, ये हमारे लिए फ्लो होगा। वही मैं कहूँ वाटर टैंक में कितना आपका भरा हुआ है, तो ये है स्टॉक। और कितना लीकेज हुआ है वाटर टैंक से बेटा, वो हमारे लिए फ्लो है। बैंक में जमा पैसा क्या होगा, तो स्टॉक होगा। और हम लोगों ने कितना पैसा जमा कराया, कितना विड्रॉल कराया पर्टिकुलर टाइम पर, कितना इंटरेस्ट हमें उस पर मिला है, तो वो तो चेंजेस आए ना उसमें अमाउंट में, वो हमारे लिए फ्लो कहलाएगा। वैसे ही बेटा हमारे लिए सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, ये काम का है, अगले चैप्टर में आपको काम आएगा, ध्यान रखना। सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री से स्टॉक कॉन्सेप्ट। सर ये सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, वो सब वहां समझूंगा, याद रख लो। यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, और सप्लाई ऑफ मनी में जो चेंज आता है उससे हम लोग फ्लो कहते हैं। कैपिटल हमारे लिए स्टॉक होगा, वेल्थ हमारे लिए स्टॉक होगा, बट कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन को ही बोलते हैं, वो हमारे लिए फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। और इनकम बेटा हमारे लिए फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो कुछ एग्जांपल माइंड में बैठना चाहिए। कितनी पॉपुलेशन है, स्टॉक। कितने बर्थ हुए, ये फ्लो। राइस कितना गोडाउन में पड़ा हुआ है, ये स्टॉक। कितना सेल करा, वो फ्लो। भिलवाड़ा से जयपुर की डिस्टेंस कितनी, तो स्टॉक है। कार से कितना हमने कवर करा, वो हमारे लिए फ्लो है। वाटर टैंक में कितना पानी भरा हुआ है, ये स्टॉक है। और हम लोगों ने कितना लीकेज कराया, वो फ्लो है। बैंक में डिपॉजिट कितना पड़ा हुआ है, वो स्टॉक है। लेकिन डिपॉजिट कितना कराया बैंक में, विड्रॉल कितना करा, इंटरेस्ट कितना हुआ है, वो हमारे लिए फ्लो होगा। सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री स्टॉक होता है। सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री कैसे होता है, वो मनी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चेंज कितना हुआ है, वो हमारे लिए फ्लो होगा। कैपिटल स्टॉक है। फॉर्मेशन, कोई भी चीज चेंज, फॉर्मेशन डेल्टा के चेंज लगाते हैं, वो फ्लो कहलाता है। वेल्थ स्टॉक है, इनकम कितना कमाया, वो हमारे लिए फ्लो है। वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ना स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस हमारे लिए क्या होता है। तो स्टॉक रेफर्स टू द क्वांटिटी वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और ये बोलते हैं बेटा ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग फ्लो बोलते हैं। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। इससे आप लोग किसी इट इज मेजर्ड एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टडी करते हो, किसी टाइम जर्नी पर स्टडी नहीं करते हो। जबकि फ्लो हमारे लिए टाइम डायमेंशनल होता है, ये जर्नी पर, जैसे पर ईयर, पर मंथ, पर डे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंजेस ना एक शुरू से लेकर अंत तक, जैसे फॉर ईयर एंडिंग कहते हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये टाइम डायमेंशनल। यहाँ ईयर हमारे लिए टाइम डायमेंशन, तो स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, जबकि फ्लो में बेटा हमारे लिए टाइम डायमेंशनल होता है। स्टॉक फ्लो को इम्पेक्ट करते हैं और फ्लो बेटा स्टॉक को इम्पेक्ट करते हैं। भाई जितना भरोगे उतना निकाल पाओगे ना वाटर टैंक में से पानी, और जितना निकालते जाओगे उतना कम होता जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट हमारे लिए करते हैं। तो तीन डिफरेंस बेटा हमारे को यहाँ पर ध्यान रखने। तीन डिफरेंस, स्टॉक बेटा ना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वेरिएबल है, फ्लो हमारे लिए बेटा एट अ पीरियड ऑफ टाइम वेरिएबल है। स्टॉक हमारे लिए टाइम डायमेंशनल होता है, सॉरी स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, फ्लो हमारे लिए टाइम डायमेंशनल होता है। ये पर मंथ, पर ईयर, पर आर बेटा कैलकुलेट होता है। स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो को, और फ्लो बेटा हमारे लिए इम्पैक्ट करता है स्टॉक को। कुछ एग्जाम्पल, क्वेश्चन बताना है कि स्टॉक है या फ्लो है, ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। कुछ 4 पॉइंट दे रखे होंगे और बोलेगा कि बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है और क्यों है, तो आप लिखोगे ना ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो स्टॉक बोल दूंगा, पीरियड ऑफ टाइम है तो वो फ्लो बोल दूंगा। लाइक इन्वेस्टमेंट, इफ यू रिमेंबर इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं। फॉर्मेट
प्रोडक्शन डेल्टा के कितना चेंज आया पिछले साल से इस साल में, उससे ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब डेल्टा चेंज बोल रहा हूँ तो ये तो फ्लो हो गया ना बेटा, इट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ए पीरियड ऑफ टाइम। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना कर रहे हो और इनकम कितना हो रहा है, तो ये तो फ्लो है ना, आ रहा है और जा रहा है चीजें। तो फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि बेटा मनी एक्सपेंडिचर फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ क्योंकि ये भी हमारे लिए पीरियड ऑफ टाइम होगा। ए 100 रुपी नोट, 100 रुपए का नोट मेरी जेब में पड़ा हुआ है, ये तो स्टॉक हो गया ना, क्योंकि ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ टाइम पर है। तो ये बेटा हमारे लिए स्टॉक होगा क्योंकि ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ टाइम है। फैमिली कंजम्पशन ऑफ शुगर, शुगर कितना हमारे घर पर रखा हुआ शुगर तो स्टॉक है, लेकिन कंज्यूम कितना कर रहे हैं वो तो फ्लो हो गया। तो बेटा कंज्यूम कितना कर रहे हैं शुगर का, तो ऐसे ही आंसर लिखना है, 1 मार्क्स का आंसर है ना। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज कंजम्पशन रिलेट्स टू ए पीरियड ऑफ टाइम। फिर आया है हमारे लिए सर्विस ऑफ ए ट्यूटर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्टॉक तो नहीं है ना, ये तो फ्लो है ना, जा रही है चीजें, मेरे यहाँ से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का गोडाउन कितना पड़ा हुआ है तो वो तो स्टॉक है, लेकिन हमने इस साल कितना प्रोडक्शन करा है वो हमारे लिए फ्लो कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि ये हमारे लिए पीरियड ऑफ टाइम स्टडी होगा। साथ ही में मशीनरी, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया था कि आपको समझ में आए। मशीनरी ऑफ ए शुगर मिल, शुगर मिल की यहाँ कितनी मशीनरी पड़ी हुई है, तो फ्लो नहीं है, मशीन खरीदेंगे या डिस्पोज करेंगे ना तो फ्लो है, लेकिन मशीन हमारे पास जितनी पड़ी हुई है वो हमारे लिए स्टॉक कंसेप्ट होगा क्योंकि ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टडी होता है। ये आपका स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। जब भी हम लोग बेटा कोई क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी करते हैं तो स्टॉक कहते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम पर बेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पर बेटा क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसे फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल ऊपर दिए हैं जिससे आपको समझ में आएगा स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। 3 डिफरेंस ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक है, पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए फ्लो है। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, फ्लो टाइम डायमेंशनल होता है। स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो को और फ्लो इम्पैक्ट करता है स्टॉक को। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम क्वेश्चन दिया है जिसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4 ही मिलेंगे, उसमें तुमको लिखना रहेगा ये स्टॉक है या फ्लो। तो कोई जा रहा आ रहा है तो फ्लो है ना, कोई पड़ा हुआ है इकट्ठा किया हुआ है तो वो हमारे लिए स्टॉक। अब इकोनॉमी में 4 सेक्टर बेटा हमारे लिए इकोनॉमी के होते हैं, ये ध्यान रखना है। एक इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं, तो 4 सेक्टर हमारे लिए होते हैं इकोनॉमी के। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है प्रोडक्शन सेक्टर, एक होता है हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर, और बेटा ना एक होता है हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 4 सेक्टर इकोनॉमी के होते हैं, हर इकोनॉमी के 4 पार्ट होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड वो होता है जो कि कंज्यूमर होता है और ये जो भी खर्चा करता है उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, हम लोग फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर करते हैं हाउस होल्ड, उसे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एक इकोनॉमी के ना मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा 4 हमारे लिए यहाँ पर डिवाइड किए जाते हैं सेक्टर्स को। ये बहुत अच्छे से समझना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसी के बेस पर, और मे भी शायद कल में आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो हाउस होल्ड सेक्टर, इसमें इंक्लूड होता है कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम सब हैं, जो हम हमारा जो सेक्टर है एज ए कंज्यूमर, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उससे हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। और हम लोग बेटा ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इफ यू रिमेम्बर मैंने आप लोगों को स्टडी करवाया था, और ये पॉइंट मैंने स्टडी आप लोगों को जब हम लोगों ने नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल हम लोग रीड कर रहे थे इनकम मेथड पर, तब मैंने डिस्कस किया था, डिटेल से समझाया था कि हम कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। वैसे ये आगे और आएगा बट अभी मैं समझा देता हूँ। इफ यू रिमेम्बर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, बहुत याद कराया था 11th में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटा हमारे लिए 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 हमारे लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये इनकी हेल्प से ही हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब होता क्या है कि एक होता है हमारे लिए हाउस होल्ड सेक्टर,
हाउस होल्ड सेक्टर बोले तो कंज्यूमर सेक्टर, और एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। अगर प्रोड्यूसर को कुछ भी प्रोड्यूस करना होता है तो प्रोड्यूसर को ना ये चारों फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। उससे चार चीजें चाहिएंगी, उसे लैंड चाहिएगा, उसे लेबर चाहिएगा, कैपिटल चाहिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिएगा। प्रोड्यूसर सेक्टर ये चारों चीजें किससे हायर करता है, तो मैंने समझाया भी था, ये चारों चीजें बेटा हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करता है। हमारे ही घरों से लैंड निकलती है, हमारी ही लैंड हम लोग किराए देते हैं प्रोड्यूसर को, हमारे ही घरों से बेटा लेबर निकलता है, हमारे ही फैमिली मेंबर, चाहे आपके पेरेंट्स किसी भी अच्छी जॉब पर भी हैं, अल्टीमेटली हम लेबर ही तो है ना, किसी प्रोड्यूसर को हेल्प ही कर रहे हैं। हमारे ही घरों से कैपिटल निकलती है, हम लोग जो सेविंग करते हैं वही तो पैसा डिपॉजिट कराते हैं बैंकों में, और बैंक उसी से तो प्रोड्यूसर को लोन देता है। हमारे ही घरों में से कोई बंदा निकलता है एंटरप्रेन्योर, जो कि बिजनेस शुरू करता है, तो सब हाउस होल्ड ही देते हैं। हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। और हमसे ये चीजें हायर कौन करता है, तो सर हमसे ये सारी चीजें प्रोड्यूसर हायर करता है, जिसके बदले में प्रोड्यूसर हम लोगों को पे करता है लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। तो ध्यान रखना हाउस होल्ड सेक्टर में कौन इंक्लूड होते हैं सर, तो हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। इनको क्या बोला जाता है तो सर ना, इनको ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं। फिर आता है हमारे लिए यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर बेटा हमारे लिए सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स बेटा इसमें इंक्लूड होती है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। तो it includes all producing units, it includes all producing units in the economy. For the production of goods and services, the firm hire purchase factor of production from the households, अभी मैंने डिस्कस भी किया है। प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर हायर करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर तो जो एक्सपेंडिचर करता है उससे हम लोग सॉरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर करता है बेटा उससे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर आता है हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर। बेटा ना गवर्नमेंट का भी अपना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। गवर्नमेंट भी दो तरह के रोल निभाता है। गवर्नमेंट अपने यहाँ पर प्रोड्यूसर भी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती, गवर्नमेंट की ही अपनी फैक्ट्रीज है, गवर्नमेंट की अपने बिजनेस है, भेल हो गया, सेल हो गया। तो ये सारी गवर्नमेंट कुछ कंपनीज है जो कि प्रोड्यूस कर रही है। तो वहां पर कोई प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, अलग से गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। गवर्नमेंट ऐसे वेलफेयर एजेंसी भी है। बीपीएल वालों को बेटा कम प्राइस पर वीट अलाउ कराना, जैसे हमको मुफ्त में बेटा मेडिसिन वगैरह मिलना, तब बेटा प्रोड्यूसर हमारे लिए एक वेलफेयर की एजेंसी का काम कर रही है। तो गवर्नमेंट दो तरह का इकोनॉमी में काम करती है, गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर भी काम करती है और गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी भी काम करती है। वेलफेयर एजेंसी में बेटा हमारे लिए यहाँ पर जैसे एक फंक्शन हो गया, यहाँ कह रखा है लॉ एंड ऑर्डर बेटा हमारे लिए एंड डिफेंस यहाँ पर कवर करता है। तो हमारी कंट्री का जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है एंड डिफेंस है वो सारा काम गवर्नमेंट कवर करता है एज ए वेलफेयर एजेंसी। और ऐसे प्रोड्यूसर तो कई सारी चीजें बेटा हमारे लिए प्रोड्यूस करते ही है। फिर आता है हमारे लिए एक्सटर्नल सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को छोड़कर बाकी का। एक्सटर्नल सेक्टर के साथ हमारी इकोनॉमी में दो ट्रांजेक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं इंपोर्ट और एक को बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो हम दो ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं, एक को बोलते हैं इंपोर्ट और एक को बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अगर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, उससे समझ लो और पीडीएफ में थोड़ा आपको क्लियर मिल जाएगा। It includes all such activities which are related to export and import of goods। तो import and export of goods से related जो भी activities होती हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर rest of the world में include करते हैं। And the flow of capital, goods तो हो ही गया, इसके अलावा कैपिटल भी तो आता जाता है, एफडीआई हो रहा है, एफआईआई हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, हम बाहर कर रहे हैं, उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दोनों चीजें, एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितना भी फ्लो ऑफ कैपिटल होता है उससे भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दो बातें इंक्लूड की जाती है, एक तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेटा हमारे लिए फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ध्यान रखना मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर सेक्टर्स को चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है।
हाउस होल्ड सेक्टर बेटा जिसमें हमारे लिए, जिसमें कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग इंक्लूड करते हैं और ये ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और ध्यान रखना हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसे सी बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सेक्टर बेटा वो होता है जिसमें इंक्लूड करते हैं बेटा प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो कि आप लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस को बेटा प्रोड्यूस करता है, और ये हायर एंड परचेज करता है। क्या परचेज करता है? तो प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। और हाउस होल्ड से ये लोग परचेज करते हैं, और ये जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट आई एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमी में दो नजरिए से इंक्लूड होता है, एक तो वेलफेयर एजेंसी के रूप में और एक बेटा एज ए प्रोड्यूसर। ये जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसे जी बोलते हैं। और टेक्निकली एक्सटर्नल सेक्टर को एक्स माइनस एम बोलते हैं। एक्सटर्नल बेटा एक्सपोर्ट, एम बेटा हमारे लिए इम्पोर्ट। तो एक्सटर्नल सेक्टर में बेटा हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड किया जाता है। इसमें सारी बेटा हमारे लिए एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट। नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, उससे समझ लें। इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू export and import of goods and the flow of capital between the domestic economy and rest of the world हमारे लिए यहाँ इंक्लूड होता है। तो मैं आज यहीं तक ले रहा हूँ क्योंकि कल एक बड़ा पार्ट है जिससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपन एक साथ रीड करेंगे और वो इंटरसेक्टरल फ्लो होगा, इनके बीच में आपस में फ्लो। आज आपको यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट करने हैं, यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट करने हैं। और हम लोगों का दो टॉपिक आज करा है, एक स्टॉक एंड फ्लो, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और एक बेटा हमारे लिए फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। रिमेनिंग हम लोग कल करेंगे।